नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दक्षिण पंथ और मैं हूं राजन झा। आज के वीडियो में बात करेंगे जहरीले ध्रुव टट्टी की, माफ कीजिएगा ध्रुव राठी की। वैसे तो शुरू से ही वह भारत विरोधी वीडियो बनाने के लिए जाना जाता है और इसलिए विपक्षी नेताओं का दुलारा बना हुआ है। वीडियो आरंभ करें उसके पहले आपको बता दें कि आर्थिक परेशानियों के कारण वीडियो बनाने की गति थोड़ी कम हुई है। मैं अपनी तरफ से प्रयत्न कर रहा हूं, आप भी कर सकते हैं, इसलिए वीडियो के अंत में दिए गए QR कोड को स्कैन करके मेरी सहायता कर सकते हैं। यदि चाहें तो वीडियो को पसंद और शेयर करके भी मेरा साथ दे सकते हैं। कुछ दिन पहले ध्रुव राठी ने एक वीडियो पोस्ट किया है। इसे विपक्षी पार्टियों, खासकर कांग्रेस के कार्यकर्ता उछल उछल कर शेयर कर रहे हैं। पहले तो यही सोचिए कि देश की सबसे पुरानी पार्टी जिसने 6 दशकों तक देश पर राज किया है, उसे अब एक यूट्यूबर का सहारा लेना पड़ रहा है। इसे पार्टी का वैचारिक पतन ही कहेंगे, क्योंकि कांग्रेस के समर्थक भले बीजेपी को नापसंद करें, लेकिन इसके लिए वे देश विरोधी तत्वों को पसंद करने लगे, यह आवश्यक नहीं है। ध्रुव राठी पर लौटते हैं। यदि आप मेरा यह वीडियो देख रहे हैं तो बहुत संभव है कि आप इस यूट्यूबर को जरूर जानते होंगे। कम से कम आपने उसका नाम तो जरूर सुना होगा। फिर भी यदि नहीं सुना तो इतना समझिए कि ध्रुव राठी झूठे और भ्रामक आंकड़ों की मदद से सरकार विरोधी प्रोपेगेंडा चलाने के लिए जाना जाता है। पहले वह ट्रैवल व्लॉगर था, बाद में पॉलिटिकल वीडियो भी बनाने लगा। उसके विषयों का चयन और समय देखें तो ऐसा लगता है कि मानो कहीं से उसकी फंडिंग हो रही हो। खैर, यह तो जांच का विषय है। हम अपने विषय पर लौटते हैं। 22 फरवरी को जर्मनी के नागरिक ध्रुव राठी ने यूट्यूब पर वीडियो जारी करके बताया है कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो चुका है। उसके लगभग आधे घंटे के वीडियो में ठीक वही बातें दोहराई गई हैं जो 2014 से विपक्ष के नेता दोहराते रहे हैं। देश में लोकतंत्र खतरे में है। यह बात 2014 के बाद 400 बार रवीश कुमार ने, 420 बार अभिषार ने, 70-80 बार पुण्य प्रसून ने, 100 से 200 बार पार्किंग दंपति वही कापड़ी ने, 100 से 150 बार अजीत अंजुम और 1500 से 2000 बार राहुल गांधी बोल चुके हैं। इसके बाद भी पूरा कांग्रेसी चमचा तंत्र ध्रुव राठी को बाप बनाए घूम रहा है और ये मान रहा है कि कुछ बहुत बड़ी क्रांति हो गई है और YouTube पर सदी की सबसे विस्फोटक सामग्री पोस्ट कर दी गई। इसी वीडियो में इस चिरकुट ने हमारे देश की तुलना नॉर्थ कोरिया से की। PM मोदी को डिक्टेटर यानी तानाशाह बतलाया है। गलती इसकी नहीं है। भारत जैसे उदार देश में नेताओं, खासकर सरकार में बैठे नेताओं को गाली देकर मशहूर होने का प्रचलन अब पुरानी बात हो चुकी है। अब प्रचलन है PM मोदी को, हिंदुओं को और देश को गाली देकर खूब डॉलर छापो। YouTube पर अलग कमाई करो और देश विदेश में बैठे एंटी हिंदू एलिमेंट से अलग आमद हो जाती है। असल में इन्हें डिक्टेटरशिप का अंदाजा भी नहीं है। इन्हें पता ही नहीं है कि असल तानाशाही में तानाशाह को दोबारा तानाशाह नहीं कहा जा सकता। इन्हें डिक्टेटरशिप, यू कैन नॉट कॉल अ डिक्टेटर ट्वाइस। अपने इस प्रोपेगेंडा वीडियो में ध्रुव राठी कुछ जरूरी बातें बताना भूल गए, जो मैं आपको बताऊंगा। ध्रुव राठी ने अपने दर्शकों को यह नहीं बताया कि 1950 में आजादी के सिर्फ 3 साल के बाद यह कांग्रेस की सरकार थी जिसने अनुच्छेद 19A में संशोधन किया और कहा कि अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता नहीं हो सकती। कांग्रेस ने पिछले 75 वर्षों के दौरान 90 बार आर्टिकल 356 का इस्तेमाल करके राज्यों में चुनी हुई सरकारों को निरस्त कर दिया और राष्ट्रपति शासन लगा दिया। ध्रुव राठी ने चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाए थे, पर वो यह नहीं बता पाया कि कांग्रेस ने 2009 में नवीन चावला को मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किया। वही चावला जिन पर अपने और अपने परिवार के लिए कांग्रेस सांसदों से पैसे व जमीन लेने के आरोप लगे थे। कांग्रेस के शासनकाल में कई फिल्में और किताबों पर प्रतिबंध लगाया गया था। यह कांग्रेस ही थी जो आपातकाल लेकर आई, जहां लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन किया गया, मीडिया को चुप करा दिया गया। 2 सालों तक देश बंधक बना रहा। यह कांग्रेस द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री ही थे जिन्होंने सवाल पूछने वाले लोगों को ट्विटर हैंडल से ब्लॉक कर दिया। यह कांग्रेस ही थी जो अपनी पार्टियों का जश्न मनाने के लिए NDTV के मालिकों और वामपंथी पत्रकारों के गिरोह को राष्ट्रपति भवन में आमंत्रित करती थी। 1984 के सिख विरोधी दंगों में सिखों के नरसंहार में कांग्रेस के नेता भी शामिल थे। भोपाल गैस त्रासदी के बारे में जानते हैं आप? गूगल कीजिए और इसकी भयावहता के बारे में पता कीजिएगा। यह कांग्रेस ही थी जिसने भोपाल गैस त्रासदी के खलनायक एंडरसन को भारत से बाहर निकाला था।
यह कांग्रेस ही है जिसके शासनकाल में अनशन और धरना प्रदर्शन करने वालों पर लाठी चार्ज कर उन्हें भगा दिया जाता है। यह कांग्रेस के नेता हैं जो सेना से उसके पराक्रम का सबूत मांगती है। यह कांग्रेस थी जिसकी लापरवाही के कारण चीन और पाकिस्तान ने हमसे हमारी जमीनें छीन ली, जो आज तक हम नहीं ले पा रहे हैं। यह कांग्रेस थी जिसने संयुक्त राष्ट्र संघ की अस्थायी सदस्यता ठुकरा दी थी। यह कांग्रेस थी जिसके समय में अजमेर में देश का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल हो सका, जिसमें कांग्रेस के मुस्लिम नेता और पदाधिकारी शामिल थे। इस पर अपराध वाले सेगमेंट में अलग से वीडियो बनाऊंगा। ध्रुव राठी ने अपने वीडियो में दावा किया कि भारत वन पार्टी वन इलेक्शन की तरफ बढ़ रहा है, जहां विपक्ष की पार्टियां खत्म हो जाएंगी और विपक्षी पार्टी के नेताओं को जेल में डाल दिया जाएगा। उसने चीन, कोरिया और रूस जैसे देशों का उदाहरण भी दिया था, जबकि सच्चाई यह है कि देश में 8 राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक पार्टियां सक्रिय रूप से चुनाव में हिस्सा लेती हैं। इसके अतिरिक्त 55 राज्य स्तरीय पार्टियां हैं जो न सिर्फ चुनाव लड़ती हैं बल्कि अलग अलग समय पर वे सत्ता में भी रही हैं। इसके अतिरिक्त देश में 2597 गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक संस्थाएं सक्रिय हैं। हमारे देश में भारी संख्या में स्वतंत्र यानी आजाद उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं और जीत करके भी आते हैं। विशेष रूप से वर्तमान विपक्षी गठबंधन जिसका नाम INDIA है, में 25 से अधिक राजनीतिक दल शामिल हैं, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और DMK जैसे क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दोनों इकाइयां शामिल हैं। दोनों तरह की पार्टियां शामिल हैं। ध्रुव राठी ने यह नहीं बतलाया कि ये राजनीतिक दल सामूहिक रूप से सत्तारूढ़ दल के खिलाफ एक मजबूत विपक्ष का निर्माण करते हैं। इसके अतिरिक्त इन विपक्षी गुटों ने पिछले 1 दशक में विभिन्न चुनावों में भारतीय जनता पार्टी पर जीत भी हासिल की है। ऐसे में एक पार्टी एक चुनाव का दावा सिर्फ भ्रामक नजर आता है, इसमें कोई सच्चाई नजर नहीं आती। ध्रुव राठी अपने वीडियो में दावा करता है कि मोदी सरकार विपक्षी नेताओं पर केंद्र की एजेंसियों का दुरुपयोग करती है, जैसे विपक्षी नेताओं को ED या CBI का भय दिखाया जाना या उन्हें गिरफ्तार कर लेना। परंतु ध्रुव राठी यह नहीं बतलाते कि अदालतों द्वारा इन नेताओं को जमानत देने से इनकार करना यह दर्शाता है कि उन नेताओं का दामन भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। क्या यह सच नहीं है कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद से ही निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में जमानत की अर्जी लगाई गई थी? क्या यह सच नहीं कि उनकी जमानत याचिकाओं को निचली अदालतों, दिल्ली उच्च न्यायालय और स्वयं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लगातार खारिज कर दिया गया? इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ एजेंसियों के पास ठोस सबूत है। अब चलिए हेमंत सोरेन की बात कर लेते हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके एक सहयोगी के बीच का एक व्हाट्सएप चैट लीक हुआ है, जो उनके भ्रष्टाचार के मामले में अहम सबूत भी है। इसमें राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े रिश्वत पर चर्चा है। साथ ही राज्य सिविल सेवा परीक्षा के उम्मीदवारों के विवरण संबंधी बातचीत के खुलासे वाले चैट भी इसमें शामिल है, जो चीख चीख कर कह रहे हैं कि चोरी तो हुई है, भ्रष्टाचार तो हुआ है। ध्रुव राठी का दावा है कि मोदी सरकार राज्यपालों और उपराज्यपालों यानी LG के माध्यम से कथित तौर पर अनुचित प्रभाव डालकर संघीय ढांचे को कमजोर कर रहे हैं। केरल का उदाहरण देते हुए राठी कहता है कि वहां के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कथित तौर पर केरल सरकार द्वारा प्रस्तावित 8 विधेयकों को मंजूरी रोक दी थी। दोस्तों, इसमें असंवैधानिक कुछ भी नहीं है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 200 राज्यपाल को विधेयकों को राष्ट्रपति के पास विचार करने के लिए भेजने, सहमति रोकने या उन्हें विधानसभा के पास भेजने का संवैधानिक अधिकार प्रदान करता है। जिस संवैधानिक ढांचे के कमजोर करने का आरोप लगाया जा रहा है, वही संवैधानिक ढांचा राज्यपाल को ये शक्तियां देती हैं कि वे अपने विवेक से राज्य के फैसलों को पुनर्विचार के लिए रोक सकती हैं या राष्ट्रपति को भेज सकती हैं, ताकि सत्ता निरंकुश ना हो सके। ध्रुव राठी अपने वीडियो में एक और कुतर्क कर रहा है। वह कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक माना, जिसके बाद राजनीतिक दलों को फंडिंग के लिए उनके इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। फैसले के बाद मीडिया रिपोर्टों में भारतीय जनता पार्टी को इसका सबसे बड़ा लाभार्थी सिद्ध किया गया। कहा गया कि चुनावी बॉन्ड का लगभग 55% हिस्सा भाजपा को प्राप्त हुआ, जो लगभग 6,565 करोड़ रुपए के बराबर है। बड़ी चालाकी से राठी ने आपसे यह जानकारी छिपा ली कि TMC, DMK और BJD जैसे राजनीतिक दलों को चुनावी बॉन्ड से 90% से 100% तक राजनीतिक फंडिंग प्राप्त हुई है।
केंद्र और कई राज्यों में सरकार में शामिल एक राष्ट्रीय पार्टी को यदि 55% प्राप्त हो रहा है तो इसे सहज स्वीकार्य होना चाहिए। मंत्रियों और पदाधिकारियों की संख्या भी देखनी पड़ेगी ना। राठी ने एक और आरोप लगाया है कि मोदी सरकार ने एक विधेयक पेश किया जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश को मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सीईसी की नियुक्ति की प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करते हुए सीईसी और चुनाव आयुक्तों इसी दोनों की नियुक्ति प्रक्रिया में सीजीआई, विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री को शामिल करना अनिवार्य किया था। लेकिन राठी ने आपसे छिपाया कि 2023 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त या सीईसी और ईसी की नियुक्ति विशेष रूप से सत्तारूढ़ सरकार द्वारा ही निर्धारित की जाती थी। पहले मैंने एक उदाहरण भी दिया था आपको कि कैसे नवीन चावला को सीईसी बनाया गया था, लेकिन मोदी सरकार द्वारा प्रस्तुत विधेयक में विपक्ष के नेता को चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी गई। यह एक उल्लेखनीय बदलाव था जो पिछली प्रक्रियाओं में अनुपस्थित था। इसकी चर्चा ही नहीं। ध्रुव राठी का आरोप है कि सरकार किसानों के विरोध प्रदर्शन को कुचलने के प्रयास कर रही है। अब इस पर मैं एक वीडियो पहले ही बना चुका हूं। जिसे किसान आंदोलन कहा जा रहा है वह किसान आंदोलन भी है क्या? इस आंदोलन में शामिल लोगों के मुंह से लगातार देश विरोधी बातें सुनेंगे आप। मोदी को जान से मारने की बातें, पाकिस्तान से प्रेम, खालिस्तान का जिक्र इत्यादि। जो सरकार के साथ बातचीत करने का दिखावा कर रहे हैं वो जानबूझकर ऐसी मांगे रख रहे हैं जिसे पूरा नहीं किया जा सके। इस पर हम अलग से वीडियो बना चुके हैं। पिछले किसानों के आंदोलन में भी हमने हिंसा का नंगा नाच देखा, जहां हत्या, रेप और हुड़दंग ज्यादा था, समस्याओं का निजात पाने की कोशिश कम। ध्रुव राठी का आरोप यह भी है कि 2019 में चुनाव आयुक्त के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ असहमति के बाद सरकार ने अशोक लवासा का फोन टैप करवाया था, लेकिन ऑफिशियली इसे कभी साबित नहीं किया जा सका। दावे का एकमात्र स्रोत वामपंथी प्रोपेगेंडा पोर्टल द वायर ही है बस। द वायर देश विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए प्रसिद्ध है, जो आप जानते ही होंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि न तो किसी अन्य मीडिया संगठन ने इस स्टोरी को छापा या पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने ही द वायर की इस स्टोरी की पुष्टि की, जबकि लवासा तो मोदी सरकार के आलोचकों वाले लिस्ट में शामिल है। इससे पता चलता है कि ध्रुव राठी का वीडियो कांग्रेस के पिटे हुए प्रचार वीडियो से ज्यादा कुछ नहीं है, परंतु हाँ, इस वीडियो की सहायता से ध्रुव राठी लाखों रुपए जरूर कमा लेगा। क्या कर सकते हैं, एक उनका तंत्र है, एक हमारा है। आशा है दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने समर्थकों के बीच शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि राठी तक पहुंच जाए। उसके झूठ की पोल खोलने में मेरी सहायता कीजिए। जुड़े रहने के लिए आभार, और सहयोग देना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके राशि भेज सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।